अस्सलाम वालेकुम। आज हम उन गलतियों और कोताहियों की निशानदही करने जा रहे हैं जो किसी जायदाद का इकरारनामा मुआहदा बै करते वक़्त हमसे सरज़द हो जाती हैं या उसके बाद जो है वो सरज़द होती हैं। आम तौर पे जो भी इकरारनामा मुआहदा बै किसी जायदाद का किया जाता है, तो दोनों पार्टीज़ उस जायदाद की कीमत मुकर्रर करती हैं। फिर उसका कोई अर्नेस्ट मनी यानी एडवांस जो है उसका लिखा जाता है। इसके अलावा जो उसमें किस टाइम पे ये जो मुआहदा बै है उसकी तकमील होनी है वो लिखा जाता है। आम तौर पे 3 महीने या 6 महीने का उसमें ज़िक्र होता है। 2 गवाह उसमें एंड पे लिखे जाते हैं, जो ओनर होता है या उसका जो मुख्तार ख़ास होता है, मुख्तार आम भी हो सकता है, और दूसरी तरफ से जो मुश्तरी होता है यानी जो ख़रीदार होता है उसका या उसके जो भी उसका मुख्तार होता है उसका उसपे उस इकरारनामे पे दस्तखत होते हैं। और लाज़मी तौर पे दोनों पार्टीज़ का जो भी थंब इम्प्रेशन है यानी निशान अंगूठा है वो उस पे लगना चाहिए, क्योंकि ये जो दस्तखत होते हैं ये वेरी कर जाते हैं, मुख्तलिफ हो जाते हैं। इकरारनामा मुआहदा बै करते वक़्त लाज़मी तौर पे उसी के दौरान लिखने के दौरान थोड़ी जगह खाली छोड़ के या कम अज़ कम वो जो स्टैम्प पेपर होता है उसकी बैक साइड पे उस जायदाद के वेयर अबाउट्स के मशरक़ में क्या है, मग़रब में क्या है, जनूब में क्या है, शुमाल में क्या है, वो डेफ़िनेटली उसका साइट प्लान लिखना चाहिए ताकि जायदाद क्लियर हो कि ये है कौन-सी वाली। क्योंकि जो एम्बिगुअस किस्म के एक एग्रीमेंट टू सेल होते हैं, वो कल को कोर्ट जो है उन पे डिग्री जारी करते हुए थोड़ा हेजिटेंट हो जाती है कि ये तो जायदाद ही क्लियर नहीं है कि कौन-सी जायदाद का एग्रीमेंट टू सेल हुआ है। तो लाज़मी तौर पे जब भी एग्रीमेंट टू सेल करें, तो दोनों पार्टीज़ हदूद अरबा लिखें, तो ये गलती जो है वो नहीं करनी चाहिए, जायदाद क्लियर होनी चाहिए। दूसरी गलती जो इसमें होती है वो ये होती है कि जो टाइम फ्रेम दिया होता है मुआहदा बै का, यानी सेल डीड को रजिस्टर करवाने का या उसको ट्रांसफ़र करवाने का किसी भी सोसाइटी में, तो वो टाइम फ्रेम जो है वो गुज़र जाता है और उसके बाद भी फर्दर वो लेन-देन शुरू हो जाता है कि ठीक है जी, 2 लाख रुपए ले लिया, 3 लाख रुपए फलाँ तारीख को ले लिया। वो जो टाइम फिक्स किया होता है उसके बाद जो है वो स्टैम्प पेपर की बैक साइड पे दोनों पार्टीज़ वो मज़ीद जो एडवांस एक खरीदार ने लिया होता है वो लिखना शुरू कर देते हैं, और उसमें भी 2-2 3-3 महीने जो हैं वो इसी तरह से गुज़ार देते हैं। तो कल को जब ये लिटिगेशन शुरू होती है खुदा ना ख़ास्ता, तो फिर ये जो टाइम वाज़ द एसेंस ऑफ द एग्रीमेंट, के जो टाइम था दिया हुआ, जो दोनों पार्टीज़ के दरमियान तय हुआ था, तो उस पर जो मालिक है वो ये नहीं कह सकता कि जनाब टाइम जो है वो गुज़र गया था। क्योंकि टाइम जो आपने फिक्स किया था वो तो आपने खुद ही उनसे, जो खरीदार था उससे एडवांस लेकर के आपने उसको एक्सटेंड कर दिया। तो या तो ऐसे करना चाहिए कि जब भी वो टाइम नज़दीक आ रहा हो, तो उससे 15-20 दिन पहले जो मालिक है वो ख़रीदार को एक नोटिस भेजे, व्हाट्सएप कर दे या उसको रिटन फॉर्म में उसको टीसीएस कर दे, यानी कोई भी किसी भी तरीके से उसको नोटिस पहुंचाए कि जनाब मैं रेडी हूं, मैंने ये फ़र्द बै भी ले ली हुई है, या अदरवाइज़ जो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिससे वो प्रॉपर्टी आगे ख़रीदार के नाम पे ट्रांसफ़र हो सकती है, तो उसका ज़िक्र करें कि जनाब ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, आई एम रेडी, मैं बिल्कुल इसको आपको ट्रांसफ़र करने को, इस प्रॉपर्टी को रेडी हूँ, तैयार हूँ मैं। तो लिहाजा आप बकाया रकम का बंदोबस्त करें और ये प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएं। इसी तरह जो खरीदार है वो भी 15-20 दिन पहले मालिक जायदाद को वो नोटिस जारी करे, व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, टीसीएस के ज़रिए बताए उसको कि जनाब मैंने बकाया रकम का बंदोबस्त कर लिया है, लिहाजा जो आपने डॉक्यूमेंट अरेंज करने थे, जिसकी बुनियाद पे ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र होनी है, तो उनका बंदोबस्त करें। और मैं रेडी हूँ उस टाइम फ्रेम में जो हमने वहाँ पे लिखा था अपने एग्रीमेंट टू सेल में, उसके मुताबिक मैं रेडी हूँ और मेरे पास रकम जो है बकाया मौजूद है। और जो सबसे बड़ी फाश गलती की जाती है एग्रीमेंट टू सेल करते वक़्त, वो ये है, तो वो ये लिखा जाता है कि अगर खरीदार ने जो वक़्त मुकर्रर किया गया है मुआहदा बै के लिए, इस दौरान अगर उसने रकम ना दी, तो उसका बयाना जो उसने एडवांस रकम दी थी, वो ज़बत तस्वुर होगा। और इसी तरह जो बेचने वाला है, जो सेलर है, उसके मुतल्लिक़ ये लिखा जाता है कि अगर इन्होंने वक़्त मुकर्ररा में प्रॉपर्टी खरीदार के नाम पर ट्रांसफ़र ना की, तो ये जो इन्होंने एडवांस रकम ली है उसका डबल वापस करेंगे। तो जब ये वाली शर्त लिखी जाती है, तो इसकी बुनियाद पर एक जो खरीदार है वो अगर कल को वो कोर्ट में जाता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट का सूट फाइल करता है,
تو وہ کیسے کلیم کر سکتا ہے کہ جناب یہ اس کو کہیں جو بھی مالک ہے کہ یہ میرے نام پہ پراپرٹی کرے؟ کیونکہ آپ نے تو خود ہی اس کو ایک آپشن دے دی کہ اگر وہ آپ کے نام پہ پراپرٹی نہیں کرے گا اور تو اس کا جو ایڈوانس اس نے آپ سے لیا ہوا اس کا ڈبل واپس کرے گا. تو وہ تو یہ کہے گا آپ کے کورٹ میں اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ میں کہ جناب میں نے یہ ایگریمنٹ تو سیل کیا ہے، میں مانتا ہوں اس کو، لیکن ہم نے دونوں نے مل کر کے یہ طے بھی کیا تھا کہ اگر میں یہ پراپرٹی اس کو واپس نہیں اس کے نام پہ ٹرانسفر نہیں کرتا تو میں اس کا ڈبل دوں گا، تو وہ میں ڈبل دینے کو تیار ہوں. تو اس صورت میں کورٹ جو ہے پھر اسپیسیفک پرفارمنس کا جو بھی دعویٰ کیا ہوتا ہے خریدار نے یا مشتری نے، وہ اس کے حق میں ڈگری نہیں ہو سکتا. کورٹ بھی یہی کہے گی کہ جناب آپ ارنسٹ منی کا جو آپ نے ایڈوانس دیا اس کا ڈبل لے لیں، بس آپ کے نام پہ وہ کیوں ٹرانسفر کرے؟ آپ نے خود ہی تو اس میں یہ کنڈیشن رکھی ہوئی ہے. تو یہ ہے وہ سب سے بڑی غلطی جو ایگریمنٹ ٹو سیل کرتے وقت جو خریدار ہے وہ کرتا ہے، کہ وہ ایک آپشن لکھ دیتا ہے، اس میں دے دیتا ہے مالک کو کہ ٹھیک ہے جی، اگر آپ مجھے وقت مقررہ پر میرے نام پہ ٹرانسفر نہیں کریں گے تو جو آپ نے مجھ سے ایڈوانس لیا ہے اس کا ڈبل واپس کریں گے. تو کل کو وہ پھر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، میں ڈبل ہی واپس کر دیتا ہوں، میں تو پراپرٹی نہیں دیتا آپ کو. تو اس صورت میں پھر آپ کا دعویٰ ڈگری نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے وہ فاش غلطی جو عام طور پہ ہر ایگریمنٹ ٹو سیل میں لکھی جاتی ہے. تو اس سے اوائڈ کریں. امید ہے آپ کو یہ جو فاش غلطی ایگریمنٹ ٹو سیل میں کی جاتی ہے اس کی آپ کو آج سمجھ آئی ہوگی کہ یہ نہیں کرنی، یہ نہیں لکھوانا اس میں. میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ. آئی ایم فرام لاہور. السلام علیکم.